हेलो बच्चों, कल हमने व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इनके बारे में पढ़ा था और कुछ मेथड्स हमने कर लिए थे, जिसमें पहला मास परसेंटेज क्या होती है, उसके बाद ppm दैट्स पार्ट पर मिलियन किसको बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी, एंड देन मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जो है ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स से इसको डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। जैसे ए और बी दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, एक्स ए जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, और एक्स बी जो होगा वो number of moles of component B divided by total number of moles in the solution. Sum of the mole fractions of all the component in the solution is always equal to 1. तो ये जो आपने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़े उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल जो है मैंने यहाँ दिया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution contain 20% इथिलीन ग्लाइकोल by mass। तो यहाँ पे मास परसेंटेज जो है गिवन है, गिवन क्या यहाँ पे सिर्फ मास परसेंटेज दी है। तो मास परसेंटेज में मैंने बताया था कि अगर मास परसेंटेज गिवन होगी तो जैसे 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास का मतलब होगा कि 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल डिजॉल्व होगा या प्रेजेंट होगा 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, टोटल मास जो 100 ग्राम करना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, क्योंकि मास परसेंटेज जो है मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन सॉरी। तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो उस टोटल मास कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, तो 20% का मतलब हुआ कि 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब मास पता चल गया आपको, 20 ग्राम मास है, 20% सोल्यूशन में 20 ग्राम मास होगा इथिलीन ग्लाइकोल का जो सॉल्यूट है, और 80 ग्राम होगा वाटर का। तो इससे फिर आप नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको दोनों कंपोनेंट के। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स निकालने का कल भी मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है इथिलीन ग्लाइकोल का निकाला जा सकता है बाय इट्स फार्मूला C2H6O2। तो एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का, 2 एटम है, 12 इंटू 2 हो गया इसका मास, प्लस 6 एटम है हाइड्रोजन के, 1 इसका एटॉमिक मास होता है, 6 इंटू 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 16 मीन 16 क्या है एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन। जब इन सब को ऐड करेंगे हम तो ये 62 ग्राम पर मोल जो है इसका मोलर मास हो जाएगा। और जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इथिलीन ग्लाइकोल के तो ये निकलेंगे 20 ग्राम जिसका मास है डिवाइड बाय जो इसका मोलर मास निकला है 62 ग्राम पर मोल। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट विथ 0.322 मोल जो है बन जाएंगे किसके मोल, इथिलीन ग्लाइकोल के। ठीक है, इसी तरह से मोल्स निकालने हैं वाटर के। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया फिर 18 ग्राम, 80 ग्राम, नॉट 18, यहाँ पे मास ऑफ H2 कितना गिवन है 80 ग्राम। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे 80 डिवाइड बाई 18, तो इट कम्स आउट टू बी 4.444। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकल गए, ये आगे इथिलीन ग्लाइकोल के। तो आपने मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, तो ये 0.322 प्लस डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444। तो ये जब ऐड करके लिखेंगे आप इसको तो इट कम्स आउट टू बी दिस नंबर 4.766, और जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो इट विल बी 0.0678। तो ये क्या होगा इसका, इट इज़ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन द सॉल्यूशन। ठीक है,
इथिलीन ग्लाइकोल का अगर एक का कंपोनेंट का निकल जाता है दूसरे का निकाल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसमें भर देंगे आप इथिलीन ग्लाइकोल का, तो फिर वाटर का निकल जाएगा 1 माइनस सी करके। वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन आप ये निकाल सकते हैं दोनों कंपोनेंट का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 20% जो है वो यही क्वेश्चन होता है, मोल फ्रैक्शन निकालने के बजाय आपको सपोज पूछा जाता है कि डिटरमिन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, मतलब मोल फ्रैक्शन के बजाय आपको मोलैलिटी अगर आ जाती है तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में है तो यहाँ पे फिर 1000 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये अब आपने यहाँ पे क्योंकि ग्राम में है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के इथिलीन ग्लाइकोल कितने निकले हैं, 0.322 निकले हैं, ठीक है। वो भर दिए, नीचे आ गए 80, दैट इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। 80 आ गया और 1000 से इजीली मल्टीप्लाई हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मोलैलिटी आएगी 4 मोलर। मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 4 मोलर। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको मास परसेंटेज दी है तो आपको निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कंपोनेंट के, या मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी निकालने के लिए भी न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं, तो वो भी आपने उनके एग्जांपल भी साथ में कर लेने हैं। मोलैरिटी अगर निकालनी होती तो आपको साथ में डेंसिटी भी दी होगी, क्योंकि डेंसिटी फिर आप क्या करेंगे, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी को यूज़ करके, डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज़ करके। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपने आपके बुक में दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी एक मेथड है जो आपने +1 में प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ा है, ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज नोटेड बाय कैपिटल N। इट इज नोटेड बाय कैपिटल N। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स है, तो ग्राम मोल्स एक्चुअली होता है मोलिक्यूलर मास इन ग्राम। इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास से निकलता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमिनेड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। इन केस ऑफ एसिड +1 में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल के दौरान। इन केस ऑफ एसिड जो होता है वो इक्विवेलेंट मास इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, और बेसिसिटी होता है कि कितने H+ कोई एसिड दे सकता है। और इसी तरह से बेस जो होता है उसके लिए अगर आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। और बेस की एसिडिटी क्या होती है, कितने OH- वो दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से। और जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट में क्या होता है, साल्ट में जो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ द आइन, या मतलब जो आइन है उसमें जो कैटाइन है तो उसकी वैलेंसी कितनी है, तो उसको मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करके मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ आइन, ये फार्मूला यूज़ करके इक्विवेलेंट मास में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड है नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉल्यूशन की। सॉल्युबिलिटी जो होती है कि जब आप किसी सॉल्यूट को घोलते हैं सॉल्वेंट में, तो जब आप फिक्स रखिए आपने सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है, तो आप पहले तो सॉल्यूट घुलता जाएगा। जब उसकी सॉल्युबिलिटी पूरी हो जाएगी तो फिर सॉल्यूट जो घुलना बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाता है बिटवीन डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व साल्ट, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी पूरी होगी। तो जब आप उसको सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। कितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है, कहीं ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं, सैचुरेशन जब आती है तो कहीं कम होते हैं, तो दैट इज डिसॉल्बिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जब आप सॉल्यूट को घोलेंगे सॉल्वेंट में, तो जो घुलना है उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। और जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन बढ़ती जाती है तो रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले तो रिएक्शन एक ही तरफ है, लेकिन फिर धीरे धीरे रिएक्शन बैकवर्ड भी आ जाती है।
तो उससे जो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व in 100 gram of a solvent at a given temperature to form such a solution is called as solubility। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे हम। पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें एक बेसिक लॉ यूज होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब जो पोलर जो कंपाउंड होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर में डिजॉल्व होंगे, जैसे नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। ये जो है दे आर डिजॉल्व इन CCl4, बेंजीन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन बेंजीन और CCl4 में डिजॉल्व नहीं होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक की पहला इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आप देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जो है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि इसकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होती है वो एक्चुअली ये एंडोथर्मिक होती है। जैसे ये मैंने यहाँ पे बताया कि सॉल्यूट पर सॉल्वेंट डिसोल्यूशन क्या है, ये डेल्टा H इज इक्वल पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेचुरल रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियट प्रिंसिपल। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, तो इससे इस तरफ डिसोल्यूशन बढ़ती है, ठीक है, और इससे जो है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, बड़े कम सब्सटेंसेस है। फॉर एग्जांपल सीरियम सल्फेट एंड लिथियम सल्फेट, कैल्शियम साल्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा। तो इसके जो इनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। तो इन केस में जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये दो कैटेगरी आ जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लेंगे। अब हम लेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में इंपॉर्टेंट इफेक्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड। प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। विलियम हेनरी जो है साइंटिस्ट का नाम है, जिसने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट एंड द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द गैस डिसॉल्व है, और p इज द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, और k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने भी सॉल्युबिलिटी ऑफ स्टडी किया सॉल्युबिलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस को एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के ऊपर एक गैस नहीं है, एक से ज़्यादा गैसेस हैं, तो उस तरह की मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड फाइंड इट्स रिलेशन विद द पार्शियल प्रेशर। और जो सॉल्युबिलिटी है पार्शियल प्रेशर के साथ ले। पार्शियल प्रेशर मतलब जो मिक्सचर ऑफ गैस है, तो हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर है, तो वो जो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। जैसे A B C तीन गैसेज हैं, PA इज प्रेशर ऑफ A, PB इज प्रेशर ऑफ B, PC इज प्रेशर ऑफ C, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, अपना अपना प्रेशर है। तो सॉल्युबिलिटी गैस की और साथ में उसका जो पार्शियल प्रेशर है उनके बीच में रिलेशन जो डाल्टन ने ड्राइव किया मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, तो और उसने बोला कि मोल फ्रैक्शन इज ऑफ गैस इज इन सॉल्यूशन इफ मेजर द सॉल्युबिलिटी, इट्स सॉल्युबिलिटी। अगर आप सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन मानते हैं ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, दैट गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन होता है कि मतलब कितनी क्या कोई चीज़ डिजॉल्व है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपने प्रॉपर्टी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। तो कोई चीज़ घुलती है तो उसका हर एक, जैसे A B C तीन गैसेस घुली हैं पानी में, तो अपना अपना मोल फ्रैक्शन है तीनों कंपोनेंट का, A B C तीनों का अपना अपना मोल फ्रैक्शन है।
ठीक है। जो ज़्यादा घुली होगी तो उसका ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, जो कम घुली होगी वो कम मोल फ्रैक्शन वाली होगी। ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन को अगर आप मानते हैं कि दिस सॉल्बिलिटी, तो फिर वो प्रेशर के साथ उसका रिलेशन कैसे उसने लिखा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। कि जो मोल फ्रैक्शन है, मैंने जैसे बताया आपको कि अगर 3 गैसेस घुली हैं या 2 गैसेस घुली हैं, ए और बी, तो ए का अपना मोल फ्रैक्शन होगा उसमें सॉल्यूशन में, और बी का अपना होगा, एक्स ए वन एक्स बी समझ लीजिए। ठीक है। और अगर उसको हम मानते हैं सॉल्बिलिटी दैट मेजर द सॉल्बिलिटी, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल मतलब ए का प्रेशर क्या था सरफेस के ऊपर, और बी का क्या था उस पर डिपेंड करती है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कोई गैस है इन द सॉल्यूशन, directly proportional to the PA, that is PA is the partial pressure of gas above the surface of solution। ठीक है। और एक x के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के बार कोई भी है, ये कोई कांस्टेंट होगा। अगर इसको आप इक्वेशन को आप बदल दें तो a किसके बराबर हो जाता है, सिर्फ पी ए, सॉरी पी ए ये दूसरी तरफ चलेगा 1/k बार x से, 1/k बार क्या हो जाएगा, के एच बोलते हैं इसको, इसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी एक हेनरी लॉ की एक स्टेटमेंट हो सकती है कि partial pressure of gas above the surface of solution is always directly proportional to the mole fraction of gas in the solution, and it is also statement of Henry law. Thank you.